BPCL। चलिए, सो वी विल स्टार्ट। दीपक आप इधर बैठ जाओ, सामाजिक दूरी। चलिए, सो बच्चों, वी विल बिगिन। जो आज का डिस्कशन है, जो आज का टॉपिक है, हम जो स्टार्ट करेंगे ग्रुप 2, जो CS एग्जीक्यूटिव का है ग्रुप 2, उसका एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। और सही मायनों में कहूं तो बेहतरीन सब्जेक्ट है। जस्ट अ मिनट। चलिए, सो आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस। वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है। इसके पीछे रीजन क्या है कि सर व्हाई डू यू लाइक दिस सब्जेक्ट? इस सब्जेक्ट को पसंद करने के पीछे वजह क्या है, चलिए बताता हूं। सबसे पहले ये सब्जेक्ट जो है वो 3 पार्ट्स में विभाजित है। पार्ट ए, बी और पार्ट सी, अ, ब और स। ठीक है। पार्ट ए जिसमें 40 मार्क्स का है, पार्ट बी 25 मार्क्स का है और पार्ट सी 35 मार्क्स का है। ठीक है। सो 3 पार्ट में ये सब्जेक्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। सबसे खास वजह ये सब्जेक्ट पढ़ने की या मेरे पढ़ाने की ये है कि इसमें सबसे बेहतरीन पार्ट है पार्ट बी। सुनिएगा, पार्ट बी में वी हैव ओनली 1 टॉपिक, सिर्फ एक टॉपिक है, कंपटीशन एक्ट। एंड दिस टॉपिक अलोन अकाउंट्स फॉर 25 मार्क्स। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं इस टॉपिक में कम से कम 25 में से 20 लेके आते हैं। ठीक है। सो हम ऐसा पढ़ लेते हैं कंपटीशन एक्ट, साला जुबान पे, अपने जुबान पे केसरिया होता है तो केसरिया छोड़ के हम लोग जुबान पे कंपटीशन एक्ट डाल देते हैं। अजय देवगन को हम ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। कंपटीशन एक्ट सिर्फ एक चैप्टर है और कितने मार्क का है? 25 मार्क का है। लेकिन बच्चों, ICSI ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उनको पता है कि यहां पे मैंने बच्चों को कंपटीशन एक्ट में 25 मार्क का लॉलीपॉप दिया है, तो यहां पे मिर्च वाला गोली भी ICSI ने हमको दिया है। पार्ट सी, इस साला इस टॉपिक के अंदर, इस पार्ट सी के अंदर इतने टॉपिक्स हैं, खत्म ही नहीं होता। और दुनिया भर के एक्ट डाले इन्होंने। पार्ट सी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन, रेरा, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पता नहीं कौन कौन से दुनिया भर के लॉ डाले हैं। और मार्क्स कितने रखे हैं? सिर्फ 35। और पार्ट ए 40 मार्क। पार्ट ए मतलब यहां पे जितनी मेहनत है उतना रिटर्न है। मतलब यहां पे आज फिक्रा हम स्टार्ट करेंगे। फिक्रा हो गया, FDI हो गया, फेमा हो गया, देन आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट हो गए, NBFC हो गया। तो इस टाइप के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। और इन पूरे टॉपिक्स का जो वेटेज है वो कितने मार्क का है? 40 मार्क का। ठीक है। फिर एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गया, तो ये सबका वेटेज वुड बी फॉर 40 मार्क्स। ठीक है। सो ओवरऑल मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। इट वुड बी अ वेरी नाइस जर्नी इकोनॉमिक बिजनेस, और आप लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ने में, क्योंकि कॉम्पिटिशन एक्ट में मैं आपकी मॉड्यूल के अलावा कम से कम ढेर सारे केस लॉज में आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप का कुछ मर्जर हो रहा है और उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है? अप्रूव किया है। ठीक है। फिर कई लोग इसके बारे में बात करते हैं कि जियो, रिलायंस जियो जब मार्केट में आया था तो उसने पूरे कंपटीशन की वाट लगा दी थी।
पूरे कंपटीशन को तहस नहस कर दिया था, पूरे मार्केट में रायता फैला दिया था, फ्री के ऑफर्स देके और ये सारी चीजें देके बच्चों। फिर भी रिलायंस के खिलाफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ कोई कार्रवाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं की। भारतीय एयरटेल वाला बेचारा थक गया सीसीआई को बोल बोल के कि करो करो करो, बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। हालांकि मुझे लगता है कि रिलायंस की वाट लगाई जा सकती थी, बट अंबानी मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स अंबानी, ऐसा मैं मानता हूं और आप लोग भी जल्दी मानने लगेंगे जब एक बार लॉ के थोड़ा सा अंदर आप जाया करेंगे। एनीवे, छोड़ दीजिए, वो बात की बात है, दैट वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। तो हम कंपटीशन एक्ट पढ़ेंगे। अब हमारा टारगेट ईबीसीएल में हमारा ऐसा रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां का एक टॉपिक लेंगे। यहां पे मैं जैसे अभी सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिक्रा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फिक्रा पढ़ेंगे। फिर मैं आपको एक टॉपिक यहां का पढ़ाऊंगा, पमला। आपके घर की काम वाली बाई नहीं है, इट्स पमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद अच्छा, अपने मेरे घर पे काम वाली बाई कौन पता है ना आपको? मैं खुद ही हूं, आई एम माई सेल्फ। बर्तन मांज लेना, झाड़ू पोछा कर देना, सब्जियां लाना, आई डू एवरीथिंग। तो हम सब भी काम वाले बाबा हैं और काम वाली बाई भी, हम सब खुद ही हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। एनीवे बच्चों, अच्छा भी लगता है घर का काम करने में, आप लोग भी किया कीजिए। एनीवे, आगे की डिस्कशन। मैं बोल रहा था कि एक टॉपिक अपन यहां से पढ़ेंगे, एक टॉपिक हम यहां से पढ़ेंगे, 2 टॉपिक होंगे। और जिस वक्त मुझे लगने लगा कि यार अब ना आपके अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, उसी वक्त बिना देर किए मैं 25 मार्क का कंपटीशन एक्ट खत्म करा दूंगा। वो खत्म कराने का फायदा क्या होगा मालूम है आपको? एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा काफी अच्छा कि यार चलो मेरा 25 मार्क का वो सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बिना कुछ टाइम गंवाए, अच्छा आपका ग्रुप 2 में सबसे वास्ट सब्जेक्ट जो होगा, जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग वाला सब्जेक्ट होगा, वो यही है। बहुत टाइम लगता है इसमें, बहुत टाइम मतलब अराउंड मुझे आपको इसमें 140 आवर्स पढ़ाना है, 140 से 160 आवर्स तक पढ़ाना है मुझे आपको, ठीक है। तो मुझे आपको इस सब्जेक्ट में काफी ज्यादा समय लगेगा, तो इसमें संडेज वगैरह भी हम प्रॉपरली यूज करेंगे। बहुत टाइम लगता है इसमें, क्योंकि और ऐसे मजा भी है, पढ़ने में मजा भी आएगा आपको, बट टाइम भी इसमें लगता है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ेंगे हर एक चीज, मुझे लगता है इसमें 60 मार्क्स आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज क्या था? सिक्योरिटीज में टॉपिक कम थे, बट कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। टॉपिक कम है, वो बोलेगा ही शैल, इट शैल, पता नहीं क्या क्या बोलेगा सिक्योरिटीज में। लेकिन ईबीसीएल में टॉपिक ज्यादा है, बट चीजें कंपैरेटिवली आसान है। मेरे जो नोट्स आपके पास हैं, उसमें मैंने काम किया है कि 70-80% चीजें मैंने बहुत आसान करके दी हैं, लैंग्वेज काफी आसान लैंग्वेज में यूज किया। लेकिन अभी फिर भी अपनी आईसीएसआई ने कुछ 40-50 पेजेस के कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए हैं बच्चों। वो गाइडलाइन में मैंने ज्यादा काम नहीं किया, मैंने डायरेक्टली आपके नोट्स में वहां से उठा के छाप दिया है। तो वो गाइडलाइंस मैं आपको क्या करूंगा, मैं वेट कर रहा था कि जब लाइव बैच स्टार्ट हो तो मैं आप लोग को एक्चुअली लिखवाऊंगा वो गाइडलाइंस, और मैं आपको बहुत आसान भाषा में वो 60 पेज का जो कंटेंट है उसके पूरे पेज को पूरे कंटेंट को मैं 10 पेज में ट्रांसफर करूंगा, तो वो आपको मैं काफी आसान बना के दूंगा। एनीवे, सो बच्चों, आज मैं आपके साथ पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा ईबीसीएल का। टॉपिक का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ठीक है। टॉपिक का वेटेज एग्जाम के लिए है 5 to 6 मार्क्स। नाउ दिस टॉपिक हैज अ वेटेज ऑफ हाउ मच मार्क्स? 5 से 6 मार्क का ये एग्जाम में आ सकता है। कौन सा टॉपिक बच्चों? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाउ चलिए, अब देखते हैं कि इस टॉपिक में है क्या। फॉरेन का मतलब क्या होता है सोनिया गांधी? विदेशी। कंट्रीब्यूशन योगदान, या फिर आपके घर के आसपास में एक आंटी रहती होंगी, उनका नाम चंदा। रेगुलेशन का मतलब होता है नियंत्रण। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म रेगुलेशन?
रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? नियंत्रण। मेरी एक फ्रेंड मुझे फोन करती है, सर मेरा बॉयफ्रेंड ना मुझे बहुत कंट्रोल करता है। मैंने बोला बेटा चेंज योर स्टेटमेंट, तू सीएस कर रही है, कंट्रोल नहीं रेगुलेट करता है। उसको बोल कि तुम ऐसे रेगुलेट मत कर। क्यों? रेगुलेट इज अ लीगल टर्म, रेगुलेट इज अ लीगल टर्म फॉर द वर्ड कंट्रोल। तो कानूनी तौर पे जब सीएस का स्टूडेंट ये बोलेगा कि यार वो ना मेरे को बड़ा कंट्रोल करता है, इसका मतलब यार वो ना मेरे को बड़ा रेगुलेट करता है, वो चाहता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं कंपनी हूं, वो जैसा बोलेगी मैं वैसा काम करूं, और जी ना हो पाएगा। सो नियंत्रण। और एक्ट का मतलब कानून, एक्ट का मतलब है कानून। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप बोलोगे कानून है जी, ठीक है। चलिए, तो विदेशी चंदा नियंत्रण कानून, विदेशी योगदान को नियंत्रण करने के लिए क्या बनाया गया है? कानून बनाया गया, ठीक है। अब बच्चों, इसके पहले भी एक्ट था। पहले हमारे देश में फिक्रा 1974 चलता था, ठीक है। अगेन लेकिन हम लोगों ने क्या किया? कंसोलिडेट और अमेंड, पुराने एक्ट जितने भी थे उन सबको कंसोलिडेट और अमेंड करके हमने क्या कर दिया? एक्ट का नाम क्या रख दिया? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। यूपीए गवर्नमेंट जो थी, सोनिया गांधी की जो सरकार थी, उसने 1974 के एक्ट को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया। मोदी जी ने भी कहीं ना कहीं कमजोरी किया है, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने बहुत तगड़ा किया इस कानून को, लेकिन मोदी जी ने बहुत लोगों की लगाई है इस कानून के अंदर। मैं आपको बताता हूं कैसे लगाई है और क्या लगाई है। अब बच्चों चलिए, अब मैं आपके साथ बात करता हूं। बच्चों, अगर आप मुंबई पे आपको पता है टेररिस्ट ब्लास्ट हुए थे 26/11, 26/11 को टेररिस्ट अटैक्स हुए थे मुंबई में। फिर मतलब वो टाइम ऐसा था, मेरे ख्याल से 2010-2011 का टाइम ऐसा था कि साला इंडिया जो है वो ना एक सेंटर बन गया था। कितने बॉम्ब, हैदराबाद में बॉम्ब विस्फोट हुए, पुणे में जर्मन बेकरी में बॉम्ब विस्फोट हुआ, मुंबई में लगातार 2-3 हुए कुछ, तो वो लोकल ट्रेन में फटे, फिर कहीं पे फटे, फिर चेन्नई में कुछ ब्लास्ट हुआ। सो जस्ट रिमेंबर द टाइम जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कितनी कमजोर हो गई थी, ठीक है। आप सबको वो टाइम याद है? अब बच्चों मैं बताता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, तो एक संस्था थी सिमी नाम की संस्था का नाम क्या था? सिमी। अटल बिहारी वाजपेयी गए तो, अच्छा ये सिमी क्या थी? क्या लिखा है मैंने आपके सामने? सिमी वॉज एन एनजीओ, सिमी वॉज एन एनजीओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनजीओ? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था जो समाज के भले के लिए काम करती है, समाज के उत्थान के लिए ये संस्था जो है काम करती है, ठीक है। सो दिस वाज स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, so this organization was banned by अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। उसके बाद 2004 में सोनिया सरकार आ गई और सोनिया सरकार ने क्या किया? एज एक्सपेक्टेड इस सिमी के ऊपर बैन हटा दिया। अब देखिए, बैन लगाना मतलब जब स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर क्या लगाया गया? जब बैन लगाया गया तो कुछ सोच के लगाया गया होगा बैन बच्चों, ठीक है। एंड इस चीज का जात से कोई कनेक्शन नहीं है कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट बैन है या बच्चों, जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, जात धर्म कुछ भी हो। सो इसके ऊपर बैन लगाया गया, लेकिन सोनिया गांधी की सरकार आई एंड देन दे लिफ्टेड द बैन, उसके ऊपर बैन हटा दिया। अच्छी बात है। अब बैन हट गया तो क्या हो गया? बैन हट गया तो क्या हो गया? इनको विदेशों से फंडिंग चालू हो गई, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान में तालिबान नेटवर्क है, देन दुबई। अच्छा, ये फंडिंग डायरेक्टली पाकिस्तान से नहीं आती थी, पाकिस्तान का पैसा दुबई जाता था और दुबई से एज अ ट्रेड, दुबई से कैसे आता था इंडिया में पैसा? ऐसे दिखता था कि वो व्यापार हो रहा है, दुबई के आदमी ने इंडिया से कोई सामान खरीदा है और इस प्रकार से पैसा इंडिया आता था, ठीक है। डोनेशंस, तो मैं आपको इस बारे में बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। शायद मैं आज आपको जनरल नॉलेज ही पढ़ाने वाला हूं। सॉरी,
PFI, yes, I'll come to that. Popular Front of India, yes, ये CA और NRC, I'll come to that, I'll come to everything ना, हर एक चीज के बारे में आज डिस्कस करूंगा। तो बच्चों अब क्या हुआ, और ये भी बताऊंगा कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही मैं आपको बताऊंगा। सो अब हुआ यूं कि सिमी का नाम आ गया, सिमी को अलाउ कर दिया गया। अब जब सिमी को अलाउ किया 2005 में मेरे ख्याल से सिमी को अलाउ किया गया, ठीक है। सिमी ने अब क्या किया, फंडिंग बैन हट गया, मतलब फिर से वो एक एनजीओ बन गई, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज, सरकार के साथ रजिस्टर्ड एनजीओ बन गई। फिर से उसने क्या किया, फंडिंग एक्सेप्ट करना शुरू किया। बीजेपी वाले हल्ला कर रहे थे कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए सिमी को, ये वो। कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि आप लोग एक पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट काम करते हो, ऐसा वैसा। 2010 में ब्लास्ट जब हुए, 2010 या 11 में जो भी ब्लास्ट हुए, मेजॉरिटी ऑफ ब्लास्ट में यह समझ में आया कि सिमी ने टेररिस्ट को पैसे दिए, इंडिया में रहने की जगह उपलब्ध करवाई, उनको वेपन्स मुहैया करवाए और सारी चीजें, सिमी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। अब 2010 में तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, 2010 में तो कांग्रेस की सरकार थी। ये सारी फाइंडिंग्स कांग्रेस की सरकार के टाइम पे जो सीबीआई थी और जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, उन्होंने बताया कि सिमी इन सब हमलों में शामिल थी, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सिमी का सरोकार, सिमी का रिलेशन इन सारी गतिविधियों से था। उसके बाद ये हो गई स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2, स्टोरी नंबर 2, बच्चों एक सामाजिक संस्था है। अच्छा, मेधा पाटकर का नाम सुना है आपने? हैज एवरीवन हर्ड अबाउट हर नेम? मेधा पाटकर, बात सुना क्या? मेधा पाटकर एक बहुत बड़ी समाज सेविका है, ठीक है। और बच्चों गुजरात में एक सरदार सरोवर डैम था, इफ यू नो, सरदार मोदी गवर्नमेंट, मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला आदेश उन्होंने क्या दिया था पता है? सरदार सरोवर डैम की हाइट को बढ़ाया जाए। सो अब गुजरात में सरदार सरोवर डैम की कुछ हाइट थी, अब बच्चों मुझे ये तो नहीं पता। सो उसकी हाइट 250 मीटर्स जो थी वो ओरिजिनल हाइट थी। कितना हाइट रखना था सरदार सरोवर डैम को? 240 मीटर, जो भी है XYZ। लेकिन वो कुछ 140 मीटर की हाइट कंप्लीट हो गई। 140 मीटर की हाइट, डैम की हाइट, मतलब 140 मीटर का गेट बना दिया उन्होंने। कितने मीटर का गेट बाकी था? 100 मीटर का गेट बनना बाकी था। 140 मीटर का फर्स्ट फेज में बनके तैयार हो गया। अब उसके बाद सेकेंड फेज का काम शुरू होना था। 10-15 साल पुरानी बात है। मेधा पाटकर जो है वो समाज सेविका है। मेधा पाटकर कौन है बच्चों? मेधा पाटकर इज अ सोशल वर्कर। पहुंच गई गुजरात में उधर पे अपने पूरे चेले चपाटी लोगों को लेके, और उन्होंने कहा कि ये अगर हाइट बढ़ने का काम शुरू हुआ तो हम 200-300 लोग जितने भी हैं ये सब डैम में कूद के आत्महत्या कर लेंगे। और इनके इसी रवैये के चलते, मेधा पाटकर इन कंपनी के इसी चीज के चलते 10-15 साल तक वो सरदार सरोवर डैम की हाइट नहीं बढ़ पाई। सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, यहां पे मोदी की गवर्नमेंट थी। मोदी वांटेड की हाइट बढ़ जाएगी तो गुजरात कम से कम पानी के मामले में क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। बट उन्होंने हाइट नहीं बढ़ने दी बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और जब ये आंदोलन चालू रहा तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि पूरे गांव वाले उनके साथ थे। क्योंकि जब डैम की हाइट बढ़ती है तो डैम में ज्यादा पानी स्टोर होगा, जगह ज्यादा लगती है, तो कई गांव भी बर्बाद होते हैं। किसके? यस, आई एम कमिंग टू दैट, व्हाई मेधा पाटकर वाज अगेंस्ट। तो मेधा पाटकर ये बोल रही थी कि बहुत सारे गांव वाले बेघर हो जाएंगे, बहुत सारी कृषि भूमि खत्म हो जाएगी और बहुत सारे पेड़ जो हैं वो कटेंगे। प्राइमा फेसी हमने देखा तो हमको सही भी लगता है कि यार, मैं भी बचपन में बहुत बड़ा फैन हुआ करता था।
डू यू नो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों के पास फॉरेन से फंडिंग आती है, इनके पास फॉरेन से फंडिंग आती है कि इंडिया में कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट बनता है ना, डेवलपमेंट होता है ना, तो वहां जाके हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, वहां पे जाके ये करने लगो। एंड दैट्स द रीजन कि 10 साल तक सोचिए वो डैम अगर पहले बन जाता, एंड आप में से जिन लोगों के माता पिता खेती किसानी करते हैं उनको शायद पता होगा कि डैम की उपयोगिता क्या है खेती के दृष्टिकोण से। नहीं, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है वहां पे, और वो मोदी का प्लानिंग था व्हेन ही वाज अ सीएम, तो कुछ अच्छा ही होगा। एंड नाउ अगर आप गुजरात में और वो जो उनका जो बना है वो वल्लभ भाई पटेल का भी वहीं पे बना है, सरदार सरोवर डैम पे। सो आज देखिए वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है वर्ल्ड का, मतलब एक वन ऑफ द हाईएस्ट डैम आपको वहां पे मिलता है वहां पे। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं, विदेशी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, विदेशी लोग क्या करते हैं, विदेशी लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के इंडिया में ऐसे जो देश विरोधी तत्व है उनको फंडिंग देते हैं। उनकी एनजीओ होती हैं, मेधा पाटकर की एनजीओ है, अन्ना हजारे की एनजीओ है। आप आमटे तो मतलब वो तो पूजा करने के योग्य है, बट यस मैं बोल रहा हूं कि एनजीओ हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, एनजीओ के माध्यम से सच में सेवा का काम करते हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, क्या सारे एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। आई वेंट टू झारखंड, हमारा झारखंड में, मैं जैन हूं तो हम लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ है झारखंड में सम्मेत शिखर नाम से। वी वेंट देयर, और जब हम उसमें पहाड़ में चढ़ते हैं तो मतलब जो बहुत बड़ी पहाड़ है और बहुत जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, तो जंगल में पहाड़ है और उसमें हम अपने भगवान से मिलते हैं वहां पे जाके, मतलब जो भी है वहां पे तो हम जाते हैं। अब वहां पे जब आप जाओगे तो मैं भी एक बार गया था, आई बिलीव 2011 में, टीचिंग में जब मैं एकदम फेल हो गया था, तो भगवान की शरण में गया मैं कि भगवान कुछ तो मेरा टीचिंग में उद्धार कर दो। नौकरी वोकरी छोड़ के आया हूं, लाख रुपए महीने की कमाई छोड़ के आया हूं, टीचिंग में आया हूं, भगवान प्लीज मेरा कुछ तो कल्याण कर दो। लोग माँ बाप कॉलर पकड़ के रिफंड मांग रहे थे जिन्होंने मेरे यहाँ क्लास लगाई थी बच्चों से। 2011 में आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी स्ट्रगलिंग मूड, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग उस पर था मैं 2011 में। सो आई वेंट टू सम्मेत शिखर, और बच्चों आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सम्मेत शिखर जब जा रहा था तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखा कि रास्ते में झोपड़पट्टी थी, आदिवासी लोग रहते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब मैंने उनके घर पे देखा तो जीसस क्राइस्ट की फोटो लगी है और इतनी बड़ी इंग्लिश में द ट्रू बाइबल रखा हुआ है, घर पे खाने के लिए पैसा नहीं है और उनके घर पे ये चीजें रखी हुई हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, स्तब्ध रह गया मैं कि यार ये क्या है। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, मतलब वहां पे जो लोग थे, मतलब वो आंटी वगैरह जो थी, उनको हिंदी वगैरह थोड़ी बहुत आती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग मतलब ये धर्म फॉलो करते हैं क्या? तो बोले मां बीमार हो रही 10,000 रुपया दिया था और बोला था ये कर लो, यहां पे 2-3 जगह साइन करवा के लिया। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? धर्म परिवर्तन। भारत एक बहुत बड़ा उद्योग है पैसे देके धर्म परिवर्तन करवाने का। एग्जैक्टली। अब तो आप समझ रहे हो, और ये धर्म परिवर्तन कौन करवा रहा था? सेंट फिलिप कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड इन झारखंड। सेंट फिलिप या सेंट कुछ तो थे, कल्चरल रिलीजियस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ थी। इस एनजीओ को वेटिकन सिटी, पता होगा आपको, वहां से खरबों रुपए की फंडिंग आती है और करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है हर साल कि इंडिया में क्या किया जाए, ईसाई धर्म का क्या किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो बच्चों हम लोग को लगता है कि यार फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारे देश में, फॉरेन के लोग डोनेट कर रहे हैं और हम बड़े खुश हो जाते हैं ना कि कितना अच्छा हो रहा है यार, फॉरेन के लोग इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट बच्चों मेरा यकीन मानिए, अगर आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस कर देना कि जैसे वो वर्जिन हाई लूप बनाया उन्होंने मुंबई से पुणे के बीच, पता ना 30 मिनट्स में कुछ होगा, इनिशियली वहां पे भी किसान लोग बैठ गए थे।
Many farmers came together, जबकि किसान लोगों को कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि वर्जिन हाईलूप आपकी जमीन से कम 10-15 फीट ऊपर चलेगी, वो तो पाइप है ना, एक पाइप के अंदर चलेगी। तो बच्चों, इंडिया में कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है, इंडिया में क्या होता है, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है, कोई भी अच्छा कार्य इंडिया में होता है, ये विदेशी ताकतें जो हैं, चाइना फंडिंग करता है, चाइना फंडिंग करता है। आप कश्मीर जाइए, कश्मीर में हजारों एनजीओज हैं जो 370 और 370 ये जो हटा है उसके खिलाफ काम कर रही हैं, उनको चाइना फंडिंग दे रहा है। अब मुझे मोदी क्यों पसंद है? जो लॉ पढ़ता है उसको मोदी पसंद होगा। मैं बताता हूं क्यों। इसलिए पसंद है कि जब से मोदी जी 2014 में आए हैं, 23,000 एनजीओस का लाइसेंस उन्होंने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। 23,000, कैन यू इमेजिन? अबे ये तो कैंसिल हुआ है, और ये तो मुश्किल से 10% भी नहीं है, इतनी एनजीओस हमारे देश में रजिस्टर्ड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? अच्छा, अब ध्यान से किया, पॉलिटिकल पार्टीज, क्या इनको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है? डायरेक्टली तो नहीं ले सकते, बट इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो इनके ऊपर बैन लगाया कि ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब चलिए एक मिनट। पहला, मैं इस टॉपिक के अंदर जो मैं पहली बात बोल रहा था, शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, चैप्टर का नाम क्या है? विदेशी योगदान के ऊपर हमको क्या करना है? विदेशी योगदान को हमको क्या करना है? नियंत्रित करना है, और उसके लिए हम लोग ये कानून लेके आए हैं। समझ में आ रहा है कि जरूरत क्यों है? विदेशी योगदान को, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है? क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं तो अभी तक हम लोग क्या मानते थे? उड़ी बाबा, इंडिया को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना आता है, फॉरेन लोग कितने मान है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने नोट्स में देखना, पीछे के पेजेस मैंने एक एनजीओ का नाम लिखा है, ग्रीन पीस। अरे नहीं, इसी चैप्टर में ग्रीन पीस या कुछ, तो उसके ऊपर भी मोदी जी ने बैन लगाया था, मतलब राजनाथ सिंह ने। नहीं भी लिखा तो आई डोंट रिमेंबर, कुछ बहुत अच्छी एनजीओ थी। अच्छा, एक और चीज, एनवायरमेंट के नाम पे, किसके नाम पे? एनवायरमेंट के नाम पे भारत में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लगते हैं, मतलब एनवायरमेंट बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सरकार लगाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने कहा कि भाई मगरपट्टा, पुणे में मगरपट्टा है, पहले खेत थे वहां पे, तो वहां पे अभी देखिए आप मगरपट्टा वगैरह जाएंगे तो आपको लगेगा आप इंडिया में है ही नहीं, आप फॉरेन में आ गए हैं। कहीं ना कहीं वहां का डेवलपमेंट हुआ है। अब बच्चों, जब सरकार ने सोचा होगा ना कि उसको डेवलप करना है, तो एक दो एनजीओ ऐसी होंगी जो वहां पे जाके बैठ गई होंगी कि कितने पेड़ कटेंगे, कितना ये होगा, कितना वो होगा, कितना ये होगा। मुंबई में आरए मेट्रो स्टेशन था, वहां पे अगर मेट्रो स्टेशन होता तो ज्यादा अच्छा था, बट ठीक है, उसके बारे में अपन कभी डिस्कस कर सकते हैं। बट आप हमेशा याद रखना, मैं बोलता हूं एनजीओ बहुत अच्छी होती हैं। एनजीओ क्या होती हैं? अच्छी होती हैं, लेकिन ये याद रखिए कम से कम 10 में से 3 एनजीओ जो हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होती हैं, और इसके लिए उनको फंडिंग कहां से आती है? फॉरेन से आती है। क्या उसको रोकना जरूरी है? सिमी को बैन करना जरूरी है? डू यू थिंक इट्स कंपल्सरी? यस। अब तो ये साबित हो चुका है कि कहीं ना कहीं उनका नेक्सस है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई, आप लोग न्यूज में पढ़ रहे होंगे, औरंगाबाद में उनके ठिकानों पे छापे मारे हैं, जम्मू कश्मीर में उनके ठिकानों पे क्या मारे हैं? छापे मारे हैं। हाँ, सिमी चालू होगा ना, वो चालू है, बट इट इज बैंड। बैंड इन द सेंस कि वो अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट सरकार के द्वारा उनको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में इनका ऑफिस है, वहां पे परसों रेड मारी ईडी ने। ईडी इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने रेड मारी। दिल्ली में इनके ऑफिस में रेड पड़ी, जम्मू कश्मीर में इनका ऑफिस है, वहां पे रेड मारी। और जब रेड मारी तब ये समझ में आया कि जो सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट थे, इन लोगों ने फॉरेन से बहुत सारी फंडिंग ली है, और उस फंडिंग को किसको दिया है? सीएए और एनआरसी के जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, वो दिल्ली में देखा कैसा वो बूचड़ खाना बना दिया था दिल्ली को, वहां पे इन लोगों ने खर्च किए पैसे। देश विरोधी गतिविधि, वहां पे दंगे करवाए। वहां पे क्या हुए? और सीएए एनआरसी में कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छा काम हुआ है बच्चों, वहां पे दंगे हुए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों? तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए
पॉलिटिकल इश्यूज जो भी हैं, पॉलिटिकल इश्यूज जो भी, और सबसे बड़ी बात, जो लोग सीए एनआरसी में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पता ही नहीं था सीए और एनआरसी है क्या। मुझे खुद को, मतलब मैं भी इस मामले में जानकार नहीं हूं यार, इसलिए मैंने आज तक नहीं बोला कि सीए अच्छा है एनआरसी अच्छा, मुझे नहीं पता बच्चा क्या है। तो भाई चमत्कार को दूर से नमस्कार कर लो, अपने को जब पता नहीं तो अपन क्यों अपनी टांग अड़ाएं। वो सरकार का काम है, उनका पॉलिटिक्स जिंदगी भर चलता रहेगा, अपने को क्या इंटरेस्ट। बट मेरा ध्यान तब आता है जब मैं देखता हूं कि वहां पे दंगे फसाद होते हैं, और इसके लिए फॉरेन से क्या हुई है, फंडिंग हुई है। तो बच्चों ये कानून हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अब आप लोग सीएस बन गए, मैं सीएस बन गया, और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो सीएस में जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा क्लाइंट मेरे पास आता है और वो मुझसे बोलता है कि दुष्यंत सर मेरे को एक सेक्शन 8 कंपनी बनानी है। क्या बनानी है, माई क्लाइंट कम्स टू मी एंड ही सेज कि दुष्यंत सर मुझे एक सेक्शन 8 कंपनी बनानी है। नाउ व्हाट इज दिस सेक्शन 8 कंपनी, इट्स बेसिकली एन एनजीओ, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, चैरिटी, रिलीजन, एजुकेशन और लाइफ स्पोर्ट्स लाइक एक्टिविटीज में शामिल होती है। एनजीओ एक टाइप की। मैंने बोला मैं बना के दे दूंगा, मैं तो कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने उसको एनजीओ बना के दी, सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। अब वो मुझे बोलता है कि दुष्यंत सर व्हाट यू नो, मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी एक्सेप्ट करने का है। मेरी जो एनजीओ है ना, अनाथ बच्चों के भले के लिए काम करती है। कई एनजीओज, बहुत सारी एनजीओ, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ एनजीओ सच में अच्छा काम कर रही हैं। आर गेटिंग माई पॉइंट। कई एनजीओ सच में बहुत अच्छा काम कर, नारायण सेवा संस्थान जयपुर की कोई एनजीओ, जयपुर या राजस्थान की कोई एनजीओ है, वो लिटरली जो पैर से अपाहिज लोग रहते हैं उनको बुलाते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो दे आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। पुणे में ऐसे कई अनाथ आश्रम है, तो इनको भी फॉरेन फंडिंग होती है, लेकिन ये अच्छी जगह पे यूज होता है। तो जो लोग फॉरेन फंडिंग को सही जगह पे यूज करते हैं, हमको उनसे प्रॉब्लम, बट जो लोग फॉरेन फंडिंग को क्या करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में यूज करते हैं, हमको उससे प्रॉब्लम है। इस एक्ट में उनकी लगाई गई है। सो तो आपका क्लाइंट आपके पास आता है, बोलता है सर मुझे सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, मुझे एनजीओ बनानी है। आपने उसकी एनजीओ दे दी और फिर वो आपसे बोलेगा कि मुझे क्या करना है। सर मेरी एनजीओ तो बन गई, दिस वाज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। एनजीओ बनाना वाज ओनली द, ओए एनजीओ बनाना क्या था, इट वाज अ फर्स्ट स्टेप। सर मुझे तो फॉरेन से फंडिंग भी चाहिए, क्योंकि एनजीओ, हमने एनजीओ बना दी है, बट जब तक उसके पास फंड नहीं आएंगे तब तक हम समाज के भले के लिए कैसे काम करेंगे। तो अब उसको रजिस्टर करवाना होता है। तो याद रखिए, अगर किसी भी एनजीओ को फॉरेन से कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है, किसी भी एनजीओ को अगर फॉरेन से कंट्रीब्यूशन क्या करने हैं, इफ सम एनजीओ वांट्स, व्हाट डज इट वांट, टू एक्सेप्ट फंड्स, कहां से, फॉरेन से अगर फंड्स एक्सेप्ट करने हैं तो उसको अपने आप को क्या करना होता है, रजिस्टर कराना होता है। और ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बेसिकली राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इसके ऊपर लॉ कौन बनाता है, दोनों बना सकते हैं, बेसिकली अपने अपने जगह पे दोनों बना सकते हैं। तो यहां पे आपको रजिस्टर करना होता है किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री, राष्ट्रीय सुरक्षा। सुरक्षा किसके पास है, होम मिनिस्ट्री ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जब भी मैं इस चैप्टर में आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र करूं इस टॉपिक के अंदर, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और अभी होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री में तो मोटा भाई बैठे हुए हैं। सो आपको पता है मोटा भाई तो बड़े अपने विजन में बड़े क्लियर हैं, उनको पता है किसकी लगानी है और किसकी नहीं लगानी है। तो ही डज द थिंग्स, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो मैं वही बता रहा हूं कि 23,000 से ज्यादा एनजीओ के रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया। मतलब हम लोग, मतलब ऑब्वियसली अपनी सरकार है, नहीं कांग्रेस की तो भी अपनी, बीजेपी की भी तो अपनी, अपन उस देश में रहने वाले हैं। तो अपनी सरकार ने क्या किए हैं बच्चों, कितने, 23,000 के आसपास, मतलब हो सकता है मेरा आंकड़ा कम ज्यादा हो, बट लगभग 23,000 के आसपास एनजीओ के रजिस्ट्रेशन क्या किए हैं, कैंसिल किए हैं। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। इनफैक्ट आपको यह भी पता होगा, नहीं पता होगा मुझे नहीं पता, मदर टेरेसा, उनका बहुत बड़ा फैन हूं मैं, उनका बहुत सम्मान करता हूं, बट वो भी अछूती नहीं रही। उनके एनजीओ के ऊपर भी कई बार आरोप लगे हैं कि उन्होंने वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाती थी। यस, नहीं, शी वॉज अ ग्रेट लेडी,
मतलब वो तो ईश्वर का अवतार थी, बट मैं बता रहा हूं कि उनके एनजीओ, उनका जो क्या है सिस्टर, उनके एनजीओ का नाम क्या है, सिस्टर्स ऑफ ईस्ट, पता नहीं कुछ तो ऐसा ही नाम है, उसके ऊपर भी आरोप लगा है कि मदर टेरेसा भी धर्म परिवर्तन करवाती थी और सरकार ने उनके खिलाफ जांच भी की है। कौन? यस यस, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है। वही इनफैक्ट जो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स है ना, छोटे मोटे मैटर सीबीआई के पास जाते हैं, नहीं तो जहां पे थोड़ा सीरियस मैटर है राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, जैसे एफबीआई है उसकी तर्ज पे मान लीजिए अपने यहाँ पे एनआईए है। ठीक है, चलिए। सो एनीवे, तो बच्चों ये डायरेक्टली आप एक चीज याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को बैन वगैरह करती है ना, और इनफैक्ट अगर आप इंडिया में बैन हो रहे हो तो आप सच में समझो कि आप दोषी हो, क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत हमारे साला सब लोग सोते रहे, हमारी सरकार सोने वाली सरकार है। तो इंडिया में इफ समवन इज गेटिंग बैंड, इट मींस सच में वो कल्प्रिट तो है। पूरी जांच करके हर एक चीज करके, मतलब अपन लोग अभी लॉ पढ़ेंगे ना, तो लॉ पढ़ते पढ़ते अपने को समझ में आएगा कि जब सीबीआई वाले या कोई भी एजेंसी रेड मारने जाती है, तो जब रेड मारते हैं तो अपन रिकॉर्ड जब्त करते हैं ना, तो उसकी भी प्रोसीजर कितनी कठिन है। आपने रेड मूवी देखा होगा, अपने को क्या लगता था ये रेड ऐसे ही गए, हाँ चल लौटा, ऐसा नहीं होता। सो प्रॉपर सबका रिकॉर्ड बनता है, गवाह लगते हैं, वीडियो शूट होता है रेड का। रेड के दौरान भी आप जिसके यहां पे रेड मार रहे हो, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको मार नहीं सकते, आप उससे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। डिग्निटी मेंटेन करनी होती है सामने वाले की, रेड के दौरान भी। तो हमारे यहां पे बेटा, इसलिए तो हमको वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहा गया ना। चलिए, यहां तक सब मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले, डिड यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस एक्ट? तो सबसे पहले किसको रिस्ट्रिक्ट करना है? इस एक्ट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? To restrict what? To restrict foreign contribution या to regulate foreign contribution, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है to restrict क्या लिखा है मैंने? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ना पीसीआर बच्चों ध्यान से किया। सो बच्चों, मेरा नाम है दुष्यंत जैन और अमित शाह ने मेरे को फोन किया कि दुष्यंत, मेरे को लगता है कि इंडिया का होम मिनिस्टर तेरे से अच्छा कोई नहीं होगा। सो अमित शाह मुझे बोलता कि मोदी जी से मैंने बात कर ली है और अब इंडिया के नए होम मिनिस्टर कौन है? दुष्यंत जैन, सीएस दुष्यंत जैन, सीएस होम मिनिस्टर। यस, तो अब मैं देश का क्या बन गया हूं? नया गृह मंत्री बन गया हूं, होम मिनिस्टर बन गया हूं। तुम सब लोग एकदम पागल हो गए हो, एकदम खतरनाक बोले, अरे ये तो वही आदमी है रे जिसको मैं रात को 11 बजे फोन करके बोलता था, सर मेरा लेक्चर नहीं चल रहा है। तो और सर बकायदा फोन उठाता भी था। अब तो ये होम मिनिस्टर बन गया, अब तो मेरे घर के नल में अगर पानी भी नहीं आएगा तो मैं इसको फोन करूंगा, मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है, मेरे टॉयलेट में अगर टिश्यू पेपर भी खत्म होगा क्या है। तो ये बंदा होम मिनिस्टर बन गया। ठीक है, तो मैं होम मिनिस्टर बन गया हूं। और बच्चों, होम मिनिस्टर बनने के बाद मेरी बीवी की बहुत इच्छा थी अमेरिका जाने की, और मैं बोलता था यार बहुत खर्चे आ यूएस जाने में, लेकिन अब होम मिनिस्टर बन गया हूं। मोदी जी ने पूरा वर्ल्ड घुमाए अकेले, तो कम से कम मैं किसी को नाराज किए बिना मैं जाता हूं। सो आई वेंट टू अमेरिका विथ माई वाइफ, और जैसे ही हम अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरे, वैसे ही बच्चे एकदम रेड कलर का कारपेट ऐसे ही हमारे सामने आके घुस गया। मेरी भी एकदम खुश, मैं भी एकदम खुश, और एकदम 20-25 लड़कियां एकदम मॉडल टाइप की, हो दुष्यंत सर यू आर हियर, दैट्स रियली ग्रेट। पीछे डोनाल्ड ट्रम्प खड़ा है, बिडेन खड़ा है, अरे आओ 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 पधारो हमारे देश, मस्त। मैं मारवाड़ी हूं तो उन्होंने गाना भी लगा दिया, पधारो। और बच्चों मैं इतना खुश हो गया, एकदम 10 स्टार होटल में उन लोगों ने मेरे को रख दिया, और ऐसी आओ भगत की, ऐसी आओ भगत की, मैं क्या बताऊं, मेरे को थूकना था। तो ट्रम्प बोला एक मिनट प्लीज प्लीज। तो इतना भव्य स्वागत बच्चों, जुबान केसरिया कर दी उन्होंने मेरी। ट्रम्प भी एकदम मुंह में पान वान चबा के, बच्चों मैं खुश हो गया बच्चों एकदम।
होम मिनिस्टर था मैं। तो इसको बोलते फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। मेरा वहां के लोगों ने, अमेरिका जब मैं गया तो मेरा लॉजिंग मतलब रहना, बोर्डिंग मतलब ट्रेवल, मेडिकल, अच्छा मेरे को कुछ टेस्ट वगैरह भी कराए थे, मेरा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी था, वो अमेरिका के गवर्नमेंट ने मेरे साइड से मेरे लिए क्या कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया। ऐसा स्वागत किया, मैं पागल ही हो गया भाई, मैं कहां पहुंच गया हूं। इतना खतरनाक मतलब सिस्टम लगाया उन्होंने ना, और ये सब क्या था, फ्री था। अब उसके बाद मैं वापस से अमेरिका से इंडिया आया। एयरपोर्ट तक मेरे को ट्रम्प छोड़ने आया था, ट्रम्प और बिडेन दोनों छोड़ने आए थे एयरपोर्ट तक। मेरा प्लेन लैंड हुआ, उन लोगों ने मेरे को बाय बाय बोला, फिर वापस से वहीं से यू टर्न मार के चले गए। मैं इंडिया आ गया एंड आई एम सो इम्प्रेस। मेरी वाइफ तो बिल्कुल पागल हो गई कि ट्रम्प चाचा कितने अच्छे हैं, बिडेन दादाजी कितने अच्छे हैं। मेरी बेटी तो एकदम पागल हो गई, ट्रम्प अंकल, सब खुश हैं हम लोग एकदम। फिर सीधे जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एज ए होम मिनिस्टर में अपने ऑफिस में बैठा था, सीधे अमेरिका से एक मेल आता है और उन्होंने कहा मुझे कि दुष्यंत सर, इंडियन गवर्नमेंट जो है गन्स खरीद रही है, AK-97, एक गन आएगी 5 लाख रुपए की, और ये गन इंडिया को यूएस ही सप्लाई करेगा, आप प्लीज अप्रूव कर दीजिए एज अ होम मिनिस्टर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सो मेरी वहां पे इतनी खातरदारी की, इतनी आव भगत मेरी हुई वहां पे। अब जब मैं वापस इंडिया आ गया हूं तो नमक का कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। मैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं मैं एहसानमंद हूं उनका। तो अब जब वो बोल रहे हैं, उनसे गन मिल रही मुझे कितने में, 5 लाख रुपए में। वही गन, सेम गन फ्रांस वाले दे रहे हैं 1 लाख रुपए में। मुकेश अंबानी बोलता है कि 1 साल यूज करो मेरी गन को, मैं गन दूंगा, 1 साल फ्री में यूज करो, उसके बाद 149 पर मंथ देना और तुम्हारे मोबाइल में कॉलर ट्यून भी फ्री। मुकेश अंबानी का भी ऑफर है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मुझे सस्ते रेट में भी गन्स मिल रही हैं, बट मैं किसके एहसान तले दबा हूं? अमेरिकन के। हाँ या ना? क्योंकि स्वागत तो उन्होंने मेरा किया था। निधि को भी, मेरी वाइफ को भी एक मैसेज आता है ट्रम्प भाभी का, मेलानिया ट्रम्प का, हेलो भाभी जी, हाउ आर यू, आप यहां पे आए थे तो हमने आपका बहुत स्वागत किया, अब हम आपको गन देना चाहते हैं, AK-97, 5 लाख रुपए में, प्लीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए, 10 लाख गन हम लोग भेजने वाले हैं यूएस से। निधि ने मेरे को बोल, मैं घर पहुंचा एज अ होम मिनिस्टर, मेरे को बोली नहीं, आपको अमेरिका से लेना चाहिए, कितने अच्छे लोग हैं वो लोग, कितनी अच्छी सड़कें हैं वहां पे। क्या मैं देश हित से समझौता कर सकता हूं? क्या? अरे नहीं प्रदीप, ना नहीं बोलो, मैं बोल रहा हूं इतना स्वागत होने के बाद क्या मेरा दिमाग भटक सकता है? हाँ या ना? ऊंचे ओहदे पे जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको विदेशों में बेहतरीन खातिरदारी हो उनकी, तो क्या वो भी देश के इंटरेस्ट मतलब अपनी कंट्री के हित के खिलाफ काम कर सकते हैं? हाँ या ना? यस, समझ रहे हो तुम लोग? सो बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या रेस्ट्रिक्ट करेंगे? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी जो खासकर किसको मिलती है? हाँ, ये हम बताएंगे, हालांकि मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है किन को मिलती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स, फिर मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर मतलब जिस व्यक्ति के पास किसी लेजिस्लेचर की मेंबरशिप है, MLA हो सकता है, MP हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है, किसको रेस्ट्रिक्ट करना? फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव मेरा है। क्यों बच्चों? क्योंकि इन दोनों चीजों के चलते, किसके चलते बच्चों? इन दोनों चीजों के चलते कहीं ना कहीं राष्ट्रहित से समझौता हो सकता है बच्चों। हाँ या ना?
सो बेसिकली फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में हम गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह की बात करेंगे. फॉरेन कंट्रीब्यूशन बेसिकली हम किसको रेगुलेट करेंगे? एनजीओ, प्लस हम यहां पे गवर्नमेंट के लोगों को भी, पॉलिटिकल पार्टीज, हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी क्या मिले. अच्छा, बीजेपी को मान लो, आपको पता ना हर एक पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेती है, विदेशी चंदा तो नहीं बट चंदा लेती है. हर एक बड़ी बड़ी कंपनी जो है बीजेपी को, कांग्रेस को कंट्रीब्यूशन देती है, डोनेशन देती है, हाँ या ना? मान लो भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 300 करोड़ रुपए की चंदा दिया. किसने? बीजेपी को किसने दिया चंदा? 300 करोड़ का चंदा दिया है. किसने? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने. सो मुझे बताइए, नेक्स्ट टाइम जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, जब नेक्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट बनेगी, जब नेक्स्ट टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, तो मुझे बताइए क्या होगा? पाकिस्तान के लोग हमारे लोगों को मारेंगे. हमारी गवर्नमेंट ठीक है, कोई नहीं, होता है, मजाक मजाक में चल जाती है एक दो बंदों के, कोई नहीं, हम शांति की बात करेंगे, हम बस चलाएंगे, यहां से ट्रक चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, मैराथन रेस करवाएंगे, सब करवाएंगे, वो जो करता रहे. क्यों? बीजेपी एहसान तले दबी है. किसके एहसान तले दबी है? पाकिस्तान ने 300 करोड़ का चंदा किसको दिया है? भारतीय जनता पार्टी को दिया है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? सो बच्चों, देश हित के लिए यह कानून बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक मिनट. Now, what is the meaning of foreign contribution? What is the meaning of this word? Foreign contribution का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी का मतलब मैंने बता दिया, तुमको फ्री. हॉस्पिटैलिटी के अंदर तुमको लॉजिंग फ्री, बोर्डिंग फ्री, रहना, बोर्डिंग मतलब बेसिकली ट्रैवलिंग फ्री, देन आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी सब फ्री, खाना फ्री और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री. किसके अंदर? और फ्री मतलब फ्री है, ऐसा नहीं कि डिस्काउंट. अच्छा, डिस्काउंट तो मिला तो वो फ्री नहीं है, वो हॉस्पिटैलिटी नहीं. हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? जो भी आपका सत्कार होता है वो कैसे होता है? फ्री में होता है. ठीक है. और फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से, डोनेशन. पहला क्या है? डोनेशन. डोनेशन मतलब नॉर्मली मनी. डोनेशन मतलब मनी. दूसरा डिलीवरी. डिलीवरी मतलब डिलीवरी किसकी होती है? पैसे की डिलीवरी होती है या फिर एसेट्स की डिलीवरी होती है? तो कई तुम लोग देखते हुए कई एनजीओ को वो एम्बुलेंस वगैरह मिलता है, फॉरेन से एम्बुलेंस आती है बच्चों एज ए डोनेशन. लेकिन डोनेशन में क्या आता है? मतलब डोनेशन में डिलीवरी होती है किस चीज की? एसेट्स की. और ट्रांसफर. ट्रांसफर मतलब फॉरेन सिक्योरिटी. फॉरेन सिक्योरिटी मतलब अगर साधारण भाषा में कहूं तो मान लो फॉरेन कंपनी के शेयर्स वगैरह. ठीक है. तो डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर किस चीज का? मनी. अच्छा, मनी मतलब बेसिकली इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी? फॉरेन करेंसी. ठीक है. डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर, मनी, एसेट्स या फिर फॉरेन सिक्योरिटी. कौन करेगा डोनेशन? डोनेशन कौन करेगा? अच्छा, कोई व्यक्ति, इंडिया का व्यक्ति इंडिया में डोनेशन कर रहा है, इंडिया का व्यक्ति इंडिया में डोनेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस वगैरह उसको पकड़ सकती है. मतलब ये गौतम ने अगर मान लो सिमी को डोनेशन दिया 10 करोड़ का और सिमी ने उससे ब्लास्ट कर दिया, तो वो फिक्रा के अंदर नहीं आएगा. किसके अंदर नहीं आएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर वो नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? कि फिक्रा किससे डील करता है? फिक्रा किससे डील करता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन से. तो फॉरेन करेंसी की डिलीवरी, डोनेशन, ट्रांसफर, एसेट्स, फॉरेन सिक्योरिटी. और ये सब कहां से आएगा बच्चों? ये सब कहां से आएगा? ये सब आएगा एक फॉरेन सोर्स से. याद रखना, फॉरेन सोर्स भी बहुत जरूरी है. तो जब मैं आपको बोलूं फॉरेन कंट्रीब्यूशन या जब मैं आपको बोलूं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दोनों कौन देगा?
इंडियन सोर्स या फॉरेन सोर्स? ये दोनों ही देगा कौन? फॉरेन सोर्स। यस और नो? वेरी नाइस। फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है? जो तुम फॉरेन जानते हो ना वो सब आ जाएगा फॉरेन सोर्स। एग्जाम में पूछते हैं, डेफिनेशन आती है फॉरेन सोर्स की। सो फॉरेन की गवर्नमेंट, जैसे मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट का जिक्र किया, फॉरेन का इंडिविजुअल मतलब फॉरेन का इंसान, फॉरेन कंपनी, हाँ लेकिन फॉरेन कंपनी कौन सी? आप सबको पता है, हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, जिस फॉरेन कंपनी में 50% इंडियन लोगों के पास होता है उसको कंपनीज एक्ट इंडियन कंपनी मानता है। तो फॉरेन कंपनी कौन सी? जिसमें 50% से ज्यादा कैपिटल किसके पास है? फॉरेनर। ठीक है, फॉरेन कंपनी का मतलब इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है? फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई। और फॉरेन की और कौन हो सकता है? ट्रस्ट, फॉरेन की सोसाइटी, फॉरेन की ट्रेड यूनियन। जैसे इंडिया में लेबर्स का जो यूनियन होता है उसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं ना। लेबर्स की जो यूनियन होती है उसको इंडिया में अपन क्या बोलते हैं? ट्रेड यूनियन। तो ऐसी फॉरेन में भी होती होगी फॉरेन की ट्रेड यूनियन। उसके बाद फॉरेन की पार्टनरशिप फर्म, फॉरेन की एलएलपी, सब फॉरेन का, सब। तो ये क्या बन जाएंगे? ये सब लोग मिलकर एग्जाम में अगर आता है फॉरेन सोर्स को लिखना तो अपने मन से इतना लिख देना, फुल मार्क्स आएंगे। और लास्ट में एक पॉइंट तो कॉमन लिख सकते हो, और एनी अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक पॉइंट जब भी कम हो ये लिख देने का। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप डाल दो। कहां पे डाल दो? ओए कहां पे डाल दो? फॉरेन सोर्स की परिभाषा में आप ये सारी चीजें डाल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है बच्चों ये? वेरी नाइस। चलिए, सो फिर से मैं बताऊंगा ये एक्ट क्यों बनाया गया। सो फॉरेन सोर्स से जो हॉस्पिटैलिटी मिलेगी या फिर जो क्या आएगा, उससे इंडिया का नुकसान ना हो, उससे हमारे देश का नुकसान ना हो, इसीलिए मैं कहता हूं हम लोगों ने यह एक्ट बनाया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो बच्चों, अभी तक मैंने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं है। मैंने अभी तक आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर है। एक्ट का मतलब क्या है? क्लियर है। एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव है एक्ट का? दीपक जी, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट? इन दोनों चीजों को क्या करना? नियंत्रित करना। ठीक है ना। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी? वेरी नाइस। फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय फॉरेन सोर्स। वेरी नाइस। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन? डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर, मनी, सिक्योरिटी, एसेट्स। हाँ, अब इसमें एक चीज याद रखना, अगर ये डेफिनेशन को देखा तो तुम फंस जाओगे। अगर फॉरेन से तुम्हारा दोस्त फॉरेन में जाके तुम कमाई करता है, तुमको कोई गिफ्ट भेजता है, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा। वो भी आ जाएगा ना, फ्री में भेज रहे। सो इसके अंदर याद रखना 25,000 रुपए तक का गिफ्ट। कितने रुपए तक का गिफ्ट? 25,000 रुपए तक का गिफ्ट अगर कौन से इस्तेमाल के लिए भेजा गया है? पर्सनल यूज के लिए भेजा है। लेकिन सीमा कितनी है? अधिकतम सीमा 25,000 रुपए तक की अधिकतम सीमा है। बोल भाई। आई कम टू दैट। तो टेंशन मतलब मैं सब बताऊंगा, हर एक चीज, थोड़ा सा पेशेंस रख। सबसे पहली चीज, कितने रुपए तक का गिफ्ट? 25,000 रुपए तक का गिफ्ट। जो किसने भेजा है? फॉरेन के सिटीजन ने। किसको भेजा है? इंडियन को भेजा है। वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर आएगा, एग्जम्प्ट है?
एग्जाम्प्ट है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था ना, मैंने मैथ्स ओलंपियाड जीता था। कौन से स्टैंडर्ड में? और मुझे कोलंबिया, अमेरिका में है, कोलंबिया से मुझे $1 मिलियन मिले थे। $1 मिलियन मतलब 67 करोड़ रुपीस मिले थे मुझे। जोक है, जोक है, तुम साले सब जलने लगे थे। तो कितने मिले थे बच्चे मुझे? आई रिसीव्ड 67 करोड़ रुपीस। कहां से? अभी भी तो फॉरेन से आया था ना, और फ्री में आया था मेरे लिए, मैंने तो कुछ किया ही था। सो बच्चों, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स जो कहां से मिलते हैं? फॉरेन की यूनिवर्सिटीज वगैरह से मिलते हैं। अवार्ड्स वगैरह, वो भी क्या है? वो भी क्या है? एग्जाम्प्ट है। अच्छा, इंडियन यूनिवर्सिटी को अगर कुछ फीस रिसीव हो, किसको बच्चों? इंडियन यूनिवर्सिटी को अगर क्या रिसीव हो? किसी प्रकार की फीस रिसीव हो फॉरेन से। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज को या इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किसी प्रकार की क्या रिसीव हो? कहां से? फॉरेन से। इवन दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज, उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता। हाँ, क्यों पीछे? आराम से एफडीआई बाद में पढ़ेंगे अपन। एफडीआई बिजनेस के लिए होता है। यहां पे अपन बिजनेस कर रहे हैं क्या? रिश्तों का कारोबार कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? रिश्तों का कारोबार। बिजनेस वगैरह एफडीआई वो बाद में पढ़ेंगे। बच्चों, मैं एक चीज आपको क्लियरली वार्न करता हूं, सिंपल चीजों को डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट। बहुत सिंपल है सब कुछ। अब तो एफडीआई घुसेगा, कुछ नहीं है, सिंपल है, क्या करने का इसमें अपने को? एफडीआई कहां से घुसेंगे? एंड आई विल कम टू एवरीथिंग, बट लेट्स कीप इट सिंपल। मैं हमेशा लाइफ में एक चीज याद रखता हूं, साला कोर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट अपन कोशिश यही करो कि जितना इसको अपन क्या रख सकते हैं, सिंपल और इजी रख सकते हैं, उतना मजा आएगा। दिमाग को ज्यादा लोड नहीं देने का, ठीक है। तीसरा, अब ये, अच्छा मेरा भाई यूएस में रहता है। मेरा भाई कहां पे रहता है? माई ब्रदर लिव्स इन यूएस, और वो मुझे हर महीने खर्चे के लिए पैसे भेजता है। 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने का मुझे भेजता है। सर वो कंट्रीब्यूशन है? नहीं, दैट इज रेमिटेंस। क्या बोलते हैं उसको? और उन चीजों का जिक्र कहां पे किया गया है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। कि आपके रिश्तेदारों से जो आपको पैसे मिलते हैं, जो आपके रिश्तेदार कहां पे रहते हैं? विदेश में रहते हैं, और वो आपको हर महीने के महीने भारत में क्या भेजते हैं? पैसे भेजते हैं। वो कहां पे आ गया? फैमा के अंदर। ये सारी चीजें भी कहां पे कवर्ड नहीं है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे पेमेंट है जिनको क्या किया है? इसके बहुत सारे पेमेंट को हमने एग्जाम किया है। 1 मिनट बच्चों, ध्यान से देखिए। इंडिया में कहां पे? इंडिया में आपको डेसो कंपनी पता है? डिसॉल्ट बोलते हैं इसको कई लोग। हाँ, डेसो बोलते हैं इसको। सो मतलब वो फ्रेंच में डेसो हो गया, यहां पे अपन डिसॉल्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो डिसॉल्ट कंपनी जो है, उसने इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट से कुछ तो परचेज किया है। किसने परचेज किया है? सुनो ध्यान से, बढ़िया चीज बता रहा हूं। नाउ डिसॉल्ट कौन है? हु इज डिसॉल्ट? एविएशन, फॉरेन की कंपनी, फ्रांस की कंपनी है। हाँ, फाइटर प्लेन बनाती है, गन बनाती है, सब बनाती है, बढ़िया कंपनी है, ठीक है। बेवकूफ भी बनाती है, अनिल अंबानी को बेवकूफ बना दिया। तो नाउ अब वो डेसॉ जो कंपनी है, उसने गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से कोई तो सामान खरीदा है। एग्जाम्पल है, किसे सामान खरीदा है? डेसॉल्ट इंडियन सोर्स है, फॉरेन सोर्स है? डेसॉल्ट इंडियन सोर्स है, फॉरेन सोर्स है? डेसॉल्ट इज अ फॉरेन सोर्स। डिसॉल्ट इज अ फॉरेन सोर्स, जिसने क्या किया है? इंडियन गवर्नमेंट से किसी प्रकार का तो सामान खरीदा है। अब उसको डिसॉल्ट को पेमेंट कहां पे करना है? फ्रांस से उसको पे करना है। कहां पे पे करना है? इंडिया में पे करना है। तो अब ध्यान से देखो, अब बहुत कम की पेमेंट है, $20,000 की पेमेंट है। कितने की पेमेंट है? $20,000 की पेमेंट है। तो डेसॉल्ट कंपनी का एक ऑफिस इंडिया में भी है,
और अपना उज्जवल कुमार जो है उस कंपनी का कैशियर है। क्या है? जो डसॉल्ट की ब्रांच कहां पे है? इंडिया में। उसका कैशियर कौन है? या मान लो डसॉल्ट की कोई ब्रांच नहीं है इंडिया में, कोई ब्रांच नहीं है, बट अपना उज्जवल जो है, उज्जवल जो है डसॉल्ट का इंडियन एजेंट है। डसॉल्ट क्या है? इंडिया में डसॉल्ट का एजेंट है। तो ध्यान सुनना, तो डसॉल्ट ने क्या किया? व्हाट डसॉल्ट डिड? डसॉल्ट ने $20,000 किसके बैंक अकाउंट में भेज दिए? किसी बैंक अकाउंट में भेज दिए? उज्जवल के बैंक अकाउंट में भेज दिए। क्योंकि उज्जवल क्या है? उज्जवल हैपेंस टू बी एन एजेंट। उज्जवल हैपेंस टू बी एन एजेंट। किसका एजेंट है उज्जवल? डसॉल्ट का एजेंट है। तो वहां की गवर्नमेंट मतलब डसॉल्ट ने उज्जवल को पेमेंट भेज दी $20,000 की। क्या ना इसे अब तुम देखो, डेफिनेशन देखो, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर बाय फॉरेन सोर्स टू एन इंडियन, या मतलब वो किसी को, बट इंडिया में पैसा आ गया। सो क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है? अगर प्राइमा फेसी देखो तो यस, इट इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इट इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन उज्जवल ने वो पेमेंट जो रिसीव की, वो कैसे रिसीव की? एज अ फॉरेन एजेंट या एज एन इंडियन एजेंट? एज एन इंडियन एजेंट रिसीव की। और कैसे रिसीव की? किस लिए रिसीव की? क्योंकि उस फॉरेन सोर्स ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था। याद रखना, फॉरेन सोर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया होना चाहिए किसके साथ? इंडियन गवर्नमेंट के साथ। और उसके लिए उज्जवल कुमार को कितना मिला? $20,000। लेकिन ये $20,000 अपने पास रखने वाला है या पे करने वाला है? पे करने वाला है। एग्जम्प्ट। क्या है ये? इट इज ऑल्सो एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट फ्रॉम व्हाट? एग्जम्प्ट फ्रॉम व्हाट? एग्जम्प्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ या ना? बोलिए थे, हम कुछ पूछ रहे थे आप? अरे कुछ नहीं, इंडियन यूनिवर्सिटीज है, पुणे यूनिवर्सिटी है, उसमें फॉरेन का कोई स्टूडेंट है जॉन, तो जॉन पैसे भेजेगा। जॉन ने कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है, तो जॉन क्या करेगा? अमेरिका से पुणे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे डालेगा, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। दुष्यंत जैन ने मैथ्स ओलंपियाड जीता है, तो कोलंबिया की यूनिवर्सिटी ने मेरे बैंक अकाउंट में क्या किए हैं? पैसे ट्रांसफर किए हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। इज दैट क्लियर? श्योर? क्लियर भाई? बोल भाई। अगर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में आकर फॉरेन से पैसा उठा रहा है, यस, उसके बारे में अभी डिस्कस करता हूं, डोंट वरी। चलिए, यहां तक सब क्लियर है? ए भाई, पक्का क्लियर है क्या? प्रज्ञा पक्का? चलिए, सो नाउ विल प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ जाएंगे। नाउ सो बच्चे, विल प्रोसीड फर्दर। अगला जो डिस्कशन है मेरा, हु कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सो बच्चों, जो मेरा अगला डिस्कशन आपके साथ है, द नेक्स्ट डिस्कशन दैट आई एम गोइंग टू डू विथ यू इज ऑन ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो क्या नहीं कर सकते? जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बोले तो विदेशी चंदे को स्वीकार नहीं कर सकते। किन किन लोगों के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया है? रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध। बच्चों ध्यान से सुनना, एक होता है रेस्ट्रिक्शन और एक होता है प्रोहिबिशन। डिफरेंस क्या है? कर ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रोहिबिशन है। अच्छा, ये शर्तें पूरी कर दी तो कर सकते हो, ये क्या है? ये रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब शर्तों के साथ करो, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंधित, किसी कीमत पे तुम कर नहीं सकते। सो हु कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन? समझना, इसका मतलब ये है कि अगर ये सारे लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको माना जाएगा कि वो देश हित के खिलाफ हो सकता
है? कौन कौन? सबसे पहला, कैन आई से गवर्नमेंट सर्वेंट? उसके बाद जो लोग गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कॉरपोरेशन में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब जो लोग सरकार के साथ काम करते हैं वो लोग। मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं यूएस जाऊंगा, यूएस के लोग मुझे अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, तो मैं हो सकता है इंडिया आके क्या कर दूं, यूएस के फेवर में कोई काम कर दूं। क्या ऐसा हो सकता है? नंबर 1, सो गवर्नमेंट सर्वेंट। दूसरा, ऐसी कॉरपोरेशन मतलब आप कंपनी मान सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स, एलआईसी वगैरह, ऐसी कॉरपोरेशन जिसके ऊपर कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट के। उसके एम्प्लॉय भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जज। कौन बच्चों? जज। बच्चों जज मतलब किसी भी कोर्ट का जज है। किसी भी कोर्ट का जज क्या नहीं कर सकता? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? व्हाई नॉट? किसी भी कोर्ट का जज फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता? कैन समवन लेट मी नो? बच्चों कैन आई से भारतीय कोर्ट्स में, इंडियन कोर्ट्स में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो फॉरेन की पार्टीज के पेंडिंग है। इंडियन कोर्ट्स में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे पार्टी कौन है, जहां पे केस कौन लड़ रहा है? फॉरेन की पार्टीज या फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रस्ट, फॉरेन सोसाइटी, फॉरेन का इंसान लड़ रहे हैं ऐसे केसेस। अगर ये साला जज को फॉरेन से चंदे मिलते हैं, फॉरेन से पैसे मिलते हैं जज को, तो क्या जज ऐसा कर सकता है कि जजमेंट उनकी फेवर में दे दे? केस की हकीकत को दरकिनार करके, केस की हकीकत को कंसीडर ना किए बिना हो सकता है जज किसके फेवर में, किसके पक्ष में फैसला सुना दे? फॉरेन पार्टी। क्यों? क्योंकि उसको वहां से क्या मिला है? जज, या फिर जज जिस एनजीओ से रिलेट करता है उसको फंडिंग मिली है। ये सुनो, न्यूज़पेपर में जो लोग एडिटर हैं, जो लोग कॉलम लिखते हैं, कॉलमिनिस्ट, जो लोग क्या हैं, कार्टूनिस्ट हैं, फिर ऐसी उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब न्यूज चैनल्स, यूट्यूब में भी कई न्यूज चैनल है। ये ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती हैं, लोगों के ओपिनियन को शेयर करती हैं, ब्रॉडकास्ट करती हैं, बेसिकली न्यूज चैनल्स बेसिकली। बच्चों क्या लगता है आपको इन लोगों को, व्हाट डू यू पीपल थिंक, कि क्या इन लोगों को अनुमति होनी चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने की? हाँ या ना? क्यों नहीं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप मुझे बताना, ठीक है? सो बच्चों, सीरिया कैसी जगह है? अगर मैं तेरे को बोलूंगी फ्री में जाएगा तो जाएगा सीरिया? हाँ जाएगा? नहीं जाएगा ना? ध्यान से देखो, अब मैं काम करता हूं आज तक में, कहां पे काम करता हूं मैं आज तक में काम करता हूं, आज तक का मैं रिपोर्टर हूं, दीपक चौरसिया मेरा नाम है। और मैं कहां पहुंच गया? सीरिया पहुंच गया। हेलो अंजना, मैं सीरिया में आ चुका हूं और देखिए सीरिया कितनी सुंदर और कितनी मनभावन जगह है। यहां का वातावरण बड़ा ही मजेदार है अंजना। थोड़ी सी ठंड है, लेकिन इस थोड़ी सी ठंड में हवा के जो गरम गरम अंगारे हैं वो वातावरण में एक अजीब सा जादू पैदा कर रहे हैं। और आइए मैं अब आपको थोड़ा सा सीरिया के रेगिस्तान के बारे में दिखाता हूं। देखिए कितने सुंदर रेगिस्तान है, दूर दूर तक कोई नहीं, पूरी सड़कें खाली हैं। जैसे भारत में आमतौर पे हमको ये समस्या होती है कि ट्रैफिक कितना है, यहां पे पूरा ट्रैफिक ही खाली है, रोड पे आपको एक कुत्ता भी नहीं दिखता, सब मर गए हैं। तो अंजना बहुत ही प्यारी जगह, और मैं निवेदन करता हूं भारतीय नागरिकों से कि जरूर अपने बच्चों को लेके, अपनी बीवियों को लेके, मतलब अपनी बीवी को लेके, अपने पतियों को लेके एक बार तो इस सुनहरी सीरिया की जगह में आना चाहिए। आहा कितना प्यारा घर। और यहां पे भारतीय नागरिकों को मैं बता दूं कि आप यहां पे आ रहे हैं,
पूरी रोड पे जो बिल्डिंग दिखे आप उसको अपना घर मान के रह सकते हैं, रहना और खाना फ्री, खाने की जरूरत नहीं, जिंदा बचोगी नहीं। तो आप बिंदास आइए और देखिए कितना प्यारा डेजर्ट सफारी, आपको जो कार उठानी उठा लीजिए, चाबी सब गाड़ियों में लगी है, कोई दिक्कत नहीं है जनाब। मैं आपसे कहता हूं कि भारतीय लोगों को इस जगह पे आना चाहिए। खुदा के द्वारा बनाया हुआ, भगवान के द्वारा बनाया हुआ करिश्मा है ये जगह, और क्यों लोग घर पे बैठे टाइम पास कर रहे हैं। आइए सीरिया, बोलो गणपति बप्पा मोरिया और आ जाओ अपनी गाड़ी उठा के बैग पैक करके सीरिया। अब बच्चों इंडिया में भी लोग समझदार हैं, बट 4-5 गधे तो मिल ही जाते हैं और बोलेंगे अरे क्या जगह है सीरिया यार, रहने का कोई खर्चा नहीं, खाने का कोई टेंशन नहीं। अरे चलो स्पेशली मारवाड़ी और गुजराती लोग, अरे प्यारे फ्री में हो जाएगा ना, जाने का अपने को वहां पे बहुत मजा आएगा, अरे कोई ट्रैफिक नहीं, बद्दू सब हो जाएगा। निकल गए बच्चों, पूरा एक स्पेशल जत्था भेजा सरकार ने, ऐसे पासपोर्ट लेने की लाइन लग गई थी सीरिया के लिए। तो बच्चों बढ़िया 4-5 प्लेन भर के अपन लोग, जैसे वो हेरा फेरी में वो आखिरी में वो टेम्पो भर के आता है ना, वो वैसे ये लोग भर के सीरिया पहुंच गए बच्चों। और जैसे ही पहुंचे, अल खमीना अल हबीबी अल वाओ वाओ, वो सब आ गए, आईएसएस वाले सब आ गए। आर गेटिंग माई पॉइंट? छोटी चीज आपको समझ में आई कि क्यों हमने न्यूज़पेपर और ये ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और इन लोगों को हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन स्वीकार करने से मना किया है? क्यों? ये लोग एक प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, इन लोगों के पास क्षमता होती है कि आपके विचारों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये लोग। 2011, 12, 13, 14 4 साल मैंने सिर्फ एनडीटीवी देखा। एनडीटीवी इंडिया, जुबान पे सच दिल में इंडिया। और वो टीवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि सोनिया गांधी जितनी महान लीडर पैदा हो ही नहीं सकती, राहुल गांधी जितना सच्चा देशभक्त कोई है ही नहीं, अमित शाह इज टेररिस्ट, मोदी जी इज अ टेररिस्ट, इनफैक्ट मोदी जी इज मौत का सौदागर, योगी आदित्यनाथ का भविष्य है ही नहीं, योगी आदित्यनाथ तो 10 वोट नहीं ला पाएगा अगर वो इलेक्शन में खड़ा होगा तो। सो दिस हैड बिकम माई माइंड सेट व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग एनडीटीवी। फिर 2014 मेरे पापा ने देखा कि मैं गलत संगत में पड़ गया हूं, मैं मोदी के खिलाफ बात करने लगा हूं। देन माई फादर एडवाइज मी कि भाई तू एनडीटीवी देखना बंद कर दे। मैं क्या देखना शुरू करूं? बोले वो रजत शर्मा आता है ना इंडिया टीवी, तो वो देखना शुरू कर। अब जब वो देखना शुरू किया तो फिर मोदी, मतलब मुझे को लगने लगा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ऐसा कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? और फिर मोदी जी आए तो सबसे पहले एनडीटीवी को बंद करा दिया। बंद करा दिया मतलब एनडीटीवी इज बैंकरप्ट टीवी ना, पता है ना आप सबको? एनडीटीवी इज बैंकरप्ट, खत्म है एनडीटीवी। वो सिर्फ उसको कुछ कांग्रेस वाले चंदा देके चला रहे होंगे, बट एनडीटीवी इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग वुंड अप। ठीक है, वो एनडीटीवी का जो फाउंडर है प्रणव रॉय, वो फॉरेन भाग रहा था, उसको पकड़ा एयरपोर्ट पे, शायद आपको पता हो। हाँ, तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? ये न्यूज चैनल जो है ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, एक अपनी विचारधारा चलाते हैं। और आप सब, अगर आप एनडीटीवी देखते हो तो आप हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट बात करोगे। अगर आप इंडिया टीवी रजत शर्मा वाला देखते हो, एक वो इंडिया न्यूज है दीपक चौरसिया वाला, अगर आप ये देखते हो तो आप हमेशा मोदी के फेवर। आप रिपब्लिक टीवी देखते हो तो रिपब्लिक टीवी देखते हो तो आपको लगेगा कि शिवसेना को खत्म हो जाना चाहिए, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, इन आपको मन में कभी कभी आएगा कि इनके ऑफिस के सामने आने लगा जाके, अगर आप अर्नब दादा को देखते हो तो बच्चों आप समझ में आ रहा है बच्चों? अब असल कौन है नकल कौन है अपने को नहीं पता, लेकिन इन लोगों के ऊपर भी हमें पाबंदी लगानी चाहिए कि ये सारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट ना करें। अगर किसी न्यूज चैनल की पाकिस्तान से फंडिंग हो जाए, सीरिया से फंडिंग हो जाए, तो क्या दिखाएगा टीवी में? न्यूज़पेपर वाले को, न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है ना, कॉलमिनिस्ट, संपादक, अगर उसको फॉरेन से फंडिंग मिल जाए, पाकिस्तान से फंडिंग मिले तो ये लिखेगा पाकिस्तान जैसा कंट्री नहीं है, तुम तो साले उल्लू हो गए, इंडिया में पैदा हो गए, लाइन के इस पार पैदा होते तो ज्यादा खुश रहते। समझ में आ रहा है? उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, कौन बच्चों? पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? ऐसे लिख के आएगा एग्जाम में, अगर पॉलिटिकल पार्टी पूछा तो कांग्रेस बीजेपी नहीं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन
पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या हो गया? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर किसके साथ रजिस्टर्ड है? इट इज रजिस्टर्ड विथ व्हाट बेटा? किसके साथ रजिस्टर्ड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ क्या है? रजिस्टर्ड है। ये ध्यान में रखना। इज दैट क्लियर? और या फिर इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है बट फिर भी उसने कैंडिडेट फॉर इलेक्शन खड़े किए हैं, मतलब उसने किसी इलेक्शन में क्या किया है? अपने कैंडिडेट्स को क्या किया? खड़ा किया। भले ही वो रजिस्टर्ड है नहीं, मतलब उसके पास चॉइस होती है कि पहले वो इलेक्शन लड़ सकती है, बाद में भी अपने आप को क्या करवा सकती है? रजिस्टर करवा सकती है। इज दैट क्लियर? सो पॉलिटिकल पार्टी कौन बच्चों? पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकती? अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी प्लस पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर मतलब पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बियरर होते हैं ना। ऑफिस बियरर मतलब उनके वो होते हैं ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। अरे पॉलिटिकल पार्टी में होता है ना सचिव, चिटनीस, मराठी में बोलते हैं सर चिटनीस, कोषाध्यक्ष, विभाग प्रमुख, जिला प्रमुख, सब बच्चे ये लोग क्या नहीं कर सकते? These people also cannot accept. What they cannot accept? They cannot accept foreign contribution. Is that clear? चलिए इनको भी। उसके बाद और कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकता? Who more? और कौन? Organization of political nature. Now what is this organization of political nature? पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर? आपने अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक समूह है। एक मिनट। और उसकी अगर आप आइडियोलॉजी देखो, अच्छा वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर है पर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कौन है? जो रजिस्टर्ड है और जो इलेक्शन में अपने कैंडिडेट लड़वाती है, इलेक्शन में अपने कैंडिडेट खड़ी करती है, वो कौन है? हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर क्या है? क्या इलेक्शन में वो अपने कैंडिडेट्स को लड़वाती है या नहीं है? है या नहीं है? क्योंकि अगर लड़वाती तो वो क्या बन जाती? पॉलिटिकल पार्टी बन जाती। तो ये इलेक्शन में अपने लोगों को लड़वाती नहीं है। लेकिन इसकी जब तुम आइडियोलॉजी देखो, आइडियोलॉजी मतलब इसकी जब तुम क्या देखो? जब इसकी तुम विचारधारा देखो, जब तुम इसकी फिलॉसफी देखो, फिलॉसफी मतलब उसकी सोच देखो, तो तुमको यह समझ में आ जाएगा कि उसका झुकाव किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। समझ में आ रहा है? सामने से नहीं लगता कि क्या है, वो सामने को देख के नहीं लगता कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जब तुम उसके अंदर जाके देखो ना, उसकी विचारधारा देखो, तो तुमको क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन पॉलिटिकल पार्टी से तो है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, डू यू थिंक इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर? तृप्ति मैडम, RSS, इज इट अ, सुना है नाम, बट डू यू थिंक इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर? पवार है? उज्जवल? विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, नहीं पता। नेशनल की बात करो। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूं। अब आप RSS को देखो तो कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके, जिसको थोड़ा बहुत भी पॉलिटिकल ज्ञान है, वो आंख बंद करके बोल देगा कि RSS की आइडियोलॉजी जो है बीजेपी को सपोर्ट करती है।
नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, आप आंख बंद करके बोल दोगे कि ये किससे रिलेटेड है? एनएसयूआई किससे रिलेट करता है? कांग्रेस से। एबीवीपी किससे रिलेट करता है? बीजेपी से। विश्व हिंदू परिषद किससे रिलेट करता है? बीजेपी से। बजरंग दल, वो जो वैलेंटाइंस डे के दिन तुम लोग मार खाए हुए, वैलेंटाइंस डे के दिन जो मारपीट करता ना, अगर तुम अपनी बहन के साथ भी बैठे हो पार्क में तो तुम भाई बहन की शादी करवा देता है बजरंग दल। हाँ, तो ये बेसिकली ये सब बीजेपी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। अब सुनना ध्यान से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर मतलब वो संस्था जिसके काम को देख के, जिसकी एक्टिविटीज को देख के, जिसकी आइडियोलॉजी को देख के सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करती है। क्या डिक्लेयर करती है? एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। और बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर जनरल रूल क्या है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसको कौन अलाउ कर दे? सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे। कौन परमिशन दे दे बच्चों? अगर उसको परमिशन कौन दे दे? सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे। अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे परमिशन दे दी, तो क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकती है? यस और नो? यस इट कैन। इज दैट क्लियर? लेकिन ये आजादी किसको है? ये आजादी किसको है? ये आजादी सिर्फ किसको है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर को। बच्चे तो बहुत सिंपल है इतना से। जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो जितने भी बीजेपी से रिलेटेड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर है, उन सबके ऊपर बैन लग जाता है, उन सबको परमिशन नहीं मिलती। और जब बीजेपी की सरकार बनती तो कांग्रेस। लेकिन अब दोनों का टाइप हो गया है। दोनों का अब क्या हो गया है? टाइप हो गया कि भाई हमारे टाइम पे तुम अलाउ करना, तुम्हारे टाइम पे हम अलाउ करेंगे, सब मिल बांट के खाएंगे। देश ही तो है, लूटना ही तो है। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? तो ये ध्यान में रखना। तो बच्चों एक मिनट, यहां तक सबको क्लियर है? चलो, कौन कौन नहीं कर सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट? हु ऑल कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन? जस्ट लेट मी नो। हाँ चलिए, सो हु ऑल कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन? सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, न्यूज चैनल, कॉलमिनिस्ट, कार्टूनिस्ट, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के लोग, जजेस, देन बस नहीं, एक और है कोई शायद। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, यस, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर। अच्छा, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, देन आपका म्युनिसिपल लेजिस्लेचर। ये म्युनिसिपल मतलब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होती है। तो जो भी इन लेजिस्लेचर का सदस्य है वो क्या नहीं कर सकता? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब सुनना ध्यान से, यहां तक क्लियर है? एक मिनट, अब ध्यान सुनना। आप में से किसी ने डाउट पूछा, तुमने पूछा शायद। अच्छा, रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? नहीं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कोई भी इंसान जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, एग्जैक्टली कोई भी इंसान जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कम से कम कितने दिन रुका है? कोई भी इंसान जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम इंडिया में 182 डेज तक निवासरत इंडिया में रहा है, वो बंदा कौन है? Who that person is? That person is a resident in India. Who that person is? बच्चे, वो व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति को मैं क्या बोलता हूं? That person is called as what बेटा? Resident in India. अच्छा, तो इसके अंदर कौन हो सकता है? क्या जॉन आ सकता है इसके अंदर? फॉरेन का कोई आदमी। अच्छा, एक और चीज सुनना, फॉरेन का कोई आदमी अगर इंडिया में जॉब करने आया है, फॉरेन का आदमी इंडिया में जॉब करने आया है, तो भी वो रेसिडेंट इन इंडिया बन जाता है। ठीक है? तो क्या जॉन जो स्कॉटिश नागरिक है, स्कॉटलैंड में रहता है, क्या उसको भी आप बोल सकते हो? क्या उसको भी आप रेसिडेंट इन इंडिया बोल सकते हो? यस। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी। तो रेसिडेंट इन इंडिया दुष्यंत जैन भी है। अच्छा, मैं हूं रेसिडेंट इन इंडिया प्लस सिटीजन इन इंडिया। मैं इंडिया का रेसिडेंट भी हूं क्योंकि पिछले साल 182 डेज में इंडिया में रहा हूं, प्लस में सिटीजन भी हूं।
तो रेसिडेंट इन इंडिया और सिटीजन इन इंडिया पहला। दूसरा, सिटीजन इन इंडिया प्लस रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ना इसका मतलब क्या हो गया? वेरी नाइस तृप्ति जी। सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन इंडिया। अच्छा, दुष्यंत जैन तो इंडियन सिटीजन है ना। इंडियन सिटीजन का मतलब जो व्यक्ति इंडिया में वोट डाल सकता है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, उसके हिसाब से जो व्यक्ति इंडिया में वोट डाल सकता है। सो मैं इंडियन सिटीजन हूं, बट मैं पिछले साल इंडिया में 182 दिन नहीं रहा हूं। पिछले साल इंडिया में मैं 182 डेज नहीं रहा, मैं यूएस चला गया था। ठीक है, तो मैं कौन बन गया? मैं बन गया सिटीजन ऑफ इंडिया बट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। इज एवरीवन विथ मी? तो बच्चों ध्यान से देखिए, कोई भी रेसिडेंट इन इंडिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करके, क्या करके? फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या करके? एक्सेप्ट करके। रिसेंटली ये चेंज आया है, मतलब अभी अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ये नया अमेंडमेंट मान सकते हो आपको। कोई भी रेसिडेंट इन इंडिया क्या करके? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करके किसी ऐसी संस्था को ट्रांसफर नहीं कर सकता जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से क्या किया गया है? प्रोहिबिट किया गया। समझा क्या? सो मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, सो पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे बीजेपी हूं मैं, बीजेपी के बिहाफ पे गौतम शर्मा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर ले और एक्सेप्ट करने के बाद बीजेपी को ट्रांसफर कर दे। अलाउड? नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। लॉ में लिख दिया क्लियरली कि भाई सीधी बात है। अब जिन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से क्या किया गया है, जिन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से मना किया गया है, वो लोग क्या करेंगे? व्हाट दोस पीपल विल डू? वो लोग क्या करेंगे? किसी और इंसान के थ्रू फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, हाँ या ना? तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? रेसिडेंट इन इंडिया, चाहे वो इंडिया का नागरिक हो या फॉरेन का नागरिक हो और इंडिया में आके रह रहा हो, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नंबर 2, सिटीजन ऑफ इंडिया जो कहां पे रह रहा है? जो इंडिया के बाहर रह रहा है। सिटीजन ऑफ इंडिया जो बेसिकली क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया जो बेसिकली क्या है? रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। वो व्यक्ति, ये व्यक्ति, इसका नाम है माइकालाल जयकिशन। ठीक है, फॉरेन में रहता है, इंडियन है। क्या ये व्यक्ति अगर इटली गया है, कहां गया है? नानी घर। सो अगर माइकालाल जयकिशन नानी के घर गया इटली, इटली के लोग 500 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं, किसको? माइकालाल जयकिशन को। और माइकालाल जयकिशन वो पैसा आके इंडिया में किसको ट्रांसफर कर रहा है? कांग्रेस को। इज इट अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। तो ध्यान से सुनना, पहला, कोई भी रेसिडेंट इंडिया अगर फॉरेन से कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करता है तो वो ऊपर लिखे हुए प्रोहिबिटेड लोगों को ट्रांसफर नहीं कर सकता, नंबर 1। दूसरा, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो फॉरेन गया है, जो फॉरेन में रह रहा है, वो फॉरेन में कंट्रीब्यूशन क्या करके? एक्सेप्ट करके उसको किसी इंडिया के प्रोहिबिटेड लोगों को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक मिनट, इज एवरीवन विथ मी? सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? अच्छा, अब इसमें एक चीज और याद रखना। बच्चों, मैंने अभी तक आपको कुछ भी पढ़ाया नहीं है, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं। टिल नाउ अभी तक हम लोगों ने अपने नोट्स तो खोले ही नहीं है। मैं आपको तो जनरल नॉलेज ही दे रहा हूं बच्चों। आपको लगा कहीं पे हम पढ़ रहे हैं कि कहानी सुन रहे हैं? कहानी सुनो बच्चों। चलो, एनीवे, तो क्लियर है यहां तक सबको? अच्छा, अब बच्चों एक और चीज याद रखना, जो लोग प्रोहिबिटेड हैं, किसी से प्रोहिबिटेड है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने। अच्छा, मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, मैंने अभी तक फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की बात नहीं की है। जो लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से क्या है? प्रोहिबिटेड है, वो लोग डायरेक्टली भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इनडायरेक्टली भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली मतलब
किसी और के माध्यम से, किसी और के थ्रू, ठीक है। और ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये कौन सा सेक्शन पढ़ा है? सेक्शन 3। कौन सेक्शन पढ़ाया बच्चे मैंने आपको? मैंने आपके साथ कवर किया है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में क्या है? ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको क्या किया गया है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से क्या किया गया है? प्रोहिबिट किया गया। इज एवरीवन विथ मी? क्या आप में से सब लोग मेरे साथ हो? उज्जवल कुमार क्लियर है बेटा? हाँ बेटा प्लीज बोल। हाँ बेटा बोल, प्लीज बोल। हाँ एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर जो है वो गवर्नमेंट की परमिशन से कर सकती है। इट कैन कम इनटू रेस्ट्रिक्शन, बट उसको कोई अलग से नहीं डाला गया, उसको प्रोहिबिशन में ही डाला गया है, ठीक है। चलिए, सो जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज मुझे डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, सॉरी, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप अगर एक एनजीओ है, मान लीजिए इफ यू आर एन एनजीओ, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप क्या कीजिए, इस देखिए कौन कौन से लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने कहीं पे भी आपको एनजीओ बोला क्या? एनजीओ तो कर ही सकती है ना। एनजीओ इज रिस्ट्रिक्टेड, नॉट प्रोहिबिटेड। ये जिन लोगों के बारे में मैंने जिक्र किया, ये लोग क्या है? ये प्रोहिबिटेड है। एनजीओ तो अलाउड है। इनफैक्ट अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आप सबको पता है। खरबों रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा इंडिया के बाहर से। गेटिंग माय पॉइंट? दिल्ली में जो मस्जिदें बनी है, जामा मस्जिद और जितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई है, अरब कंट्रीज से खरबों रुपए का डोनेशन आता है। डोनेशन, बहुत डोनेशन आता है। सो मैं आपको समझिए, मैं आपको कभी भी डोनेशन एक्सेप्ट करने से मना कर ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ आपको क्या बोल रहा हूं कि आप एनजीओ हैं, आप इस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए, जो भी प्रोसीजर है, हम मेरे ख्याल से कल पढ़ेंगे वो प्रोसीजर, और आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब उसके बाद एक और चीज याद रखना, अभी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा नोट्स दिखा देता हूं आपको। लेट्स सी आवर नोट्स। चलिए, सो एक बार अपन नोट्स भी देख सकते हैं। तो ये चैप्टर है 4 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। लेट्स सी। द पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू रेगुलेट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट बेटा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का जो एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्ट करने के बाद पहले अपन पैसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? खर्च करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो दोनों चीजों को क्या किया गया है? रेगुलेट किया गया है। हर केसेस में या कुछ केसेस में? इन सर्टेन केसेस मतलब कुछ केसेस में हम रेगुलेट करेंगे। मतलब जहां पे चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर, जैसे अयोध्या राम मंदिर के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा, तो क्या हम उसको रेगुलेट करने वाले हैं या इसको बिंदास आने देंगे? बिंदास आने देंगे। ध्यान से रखिए, इट इज true that many political parties in India get financial support from foreign countries. हाँ या ना? क्या ये सही है कि भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मिलती है? फॉरेन से फंडिंग मिलती है। Sometimes the support is obtained through some social or apparently मतलब लगती है social और apparently non-political organization। और कई बार जब हमने पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया कि तुम फंडिंग नहीं ले सकते, तो फंडिंग किसके थ्रू आती है? सो जब हमने किसको बैन कर दिया? जब हमने पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया फॉरेन फंडिंग के लिए, तो फिर फंडिंग किसके थ्रू आ रही है? तो फंडिंग आती किसके थ्रू? तब फंडिंग आने लगी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट सम कंट्रीज प्रोवाइड कॉन्ट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी टू पर्सन एट सीनियर लेवल। और यह भी सही है कि कुछ देश क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन या फिर हॉस्पिटैलिटी सीनियर लेवल के लोगों को प्रोवाइड करते हैं। क्यों? सो दैट दीज पर्सन्स कैन लुक आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ दीज कंट्रीज या दोज कंट्रीज इन इंडिया, ताकि जिन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन या हॉस्पिटैलिटी मिली है वो लोग ध्यान रख सकें। किसका? उस कंट्री के हितों का। कहां पे? भारत में।
चलिए, ऑब्वियसली दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, और डेफिनेटली ये हमारे देश के हित में, और डेफिनेटली ये हमारे देश के हित में है या नहीं है? दिस इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट, एंड हेंस द पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट व्हाट बेटा? और इसलिए हमारी एक्ट का पर्पस क्या है? प्रिवेंट सच कंट्रीब्यूशन एंड हॉस्पिटैलिटी. कहां पे बच्चों? इन हाई प्लेसेस. इज एवरीवन क्लियर? चलिए, नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में क्या है बच्चों? पहली डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन? फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट? फॉरेन कंट्रीब्यूशन. विदेशों से आने वाले दान को यह कानून क्या करता है? रेगुलेट करता है, क्योंकि इंडिया में गलत जगहों पर यह सब पैसा क्या होता है? देश विरोधी गतिविधियों पर यह सारा पैसा क्या होता है बच्चों? यह सारा पैसा क्या होता है? यूज होता है. चलिए देखते हैं क्या लिखा है. सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा? देखो, जैसा मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, पहला क्या है? डोनेशन. दूसरा क्या है? डिलीवरी. तीसरा क्या है? ट्रांसफर. मेड बाय होम? फॉरेन सोर्स. किस चीज का? एनी आर्टिकल. एनी आर्टिकल मतलब एसेट. एसेट, लेकिन कौन सा? हाँ, लेकिन एसेट के अंदर क्या नहीं आएगा? एक्सक्लूडिंग एनी आर्टिकल गिवन एज गिफ्ट. फॉर व्हाट? पर्सनल यूज. ऐसा नहीं कि सामने वाले ने आपको गिफ्ट भेजा और आपने बेच दिया. नो, गिफ्ट कौन से यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए. और उसकी कीमत कितनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 25,000 ज्यादा नहीं होनी चाहिए. या फिर डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर of article, of asset, plus of any currency, plus any foreign security. Yes or no? लेकिन the following will not be covered under the definition of what बेटा? Foreign contribution की definition के अंदर नीचे लिखी हुई चीजें नहीं आएंगी. क्या क्या नहीं आएगी बच्चों? Receipt of fees paid to universities or institution. तो ICAN Academy is an institution. हमको भी फीस वगैरह रिसीव होती किसी ऑनलाइन कोर्स के लिए फॉरेन से, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में आएगा? नहीं. पेमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस. अच्छा बच्चों एक मिनट, पेमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस मतलब आपने इंडिया से, बच्चों मैंने इंडिया से 50 किलो पापड़ यूएस भेजे. 50 किलो पापड़ कहां भेजे? और यूएस वालों ने मुझे पेमेंट कर दी. तो क्या है बच्चों? ये कंट्रीब्यूशन है या फिर गुड्स का पैसा मिला मुझे? गुड्स का पैसा मिला. मनी रिसीव्ड एज व्हाट बेटा? मनी रिसीव्ड एज व्हाट बेटा? Money received as an agent of what beta? Money received as an agent of foreign source in India. वो जो मैंने एग्जांपल दिया डसो वाला, ठीक है? तो ये सारे केसेस में ये सारे, अच्छा इसके आगे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, स्कॉलरशिप्स वगैरह लिख सकते हो, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता. देन फेमा के अंदर जो आपके रिलेटिव पैसे भेजते हैं वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर नहीं आता. It may be noted that donation, delivery, transfer of any article, currency or any foreign security by any person, by any, एक मिनट समझना, ये राम है और ये श्याम है. ध्यान से देखना, पहला कौन बनाया मैंने? पहला बनाया मैंने राम, और दूसरा मैंने क्या बनाया? श्याम. फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसको मिल गया बच्चों? फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसको मिल गया? फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल गया राम को. राम ने वो कंट्रीब्यूशन लेके किसको दे दिया? सो हु एक्सेप्टेड द कंट्रीब्यूशन? राम एक्सेप्टेड. राम एक्सेप्टेड द कंट्रीब्यूशन. बट राम ने क्या किया? राम ने उस कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने के बाद वो कंट्रीब्यूशन किसको दे दिया? राम गेव दैट कंट्रीब्यूशन टू श्याम. तो मैं क्या मानूं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन किस किसने लिया? सिर्फ राम ने लिया है, राम श्याम दोनों ने लिया है? किसने लिया? सिर्फ राम ने लिया है, राम श्याम दोनों ने लिया है? राम और श्याम दोनों ने ही क्या लिया है? कंट्रीब्यूशन लिया है. ये ध्यान में रखना. सो इट मे बी नोटेड दैट, ये चीज आप ध्यान में रखिए कि donation, delivery या transfer of any article, currency or security by any person who has received it from foreign source, either directly or through one or more person, shall also be deemed as a foreign contribution. मतलब अगर राम डायरेक्टली लेता है या फिर किसके थ्रू लेता है? श्याम के थ्रू लेता है,
वो भी क्या है, मतलब कोई भी इंसान डायरेक्टली फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, या फिर कोई इंसान क्या करे किसी और के थ्रू ले वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। और अगर कोई एक इंसान फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेता है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के बाद किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर देता है, तो भी मैं क्या मानूंगा कि दूसरे इंसान को भी क्या मिला है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है। मतलब मैं ले रहा हूं बट मैं लेने के बाद किसको दे रहा हूं, दूसरे इंसान को दे रहा हूं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो दूसरा इंसान है वो मेरे थ्रू फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है, मतलब वो इनडायरेक्टली फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है। सो यू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली। अगर राम फॉरेन कंट्रीब्यूशन उठा के किसको दे रहा है, श्याम को दे रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं श्याम फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है? कैसे ले रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। किसके थ्रू, राम के थ्रू। ये ध्यान में रखिएगा। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, अच्छा, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड इन एनी बैंक और अदर इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब ऑन सच कंट्रीब्यूशन shall also be deemed, deemed मतलब माना जाएगा। क्या माना जाएगा? shall also deemed to be what बेटा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, मेरे पास 5 करोड़ रुपए का फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया। कितने कंट्रीब्यूशन आया मेरे पास? मेरे पास 5 करोड़ का फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया। मैंने वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक में जमा किया तो उसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो भी इनकम मिलता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित है वो, तो आपको क्या मिलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्ट आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर, उसको भी क्या मानोगे, उसको भी क्या मानोगे? पहली लाइन क्या लिखा, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट अर्न लिख लो अगर आप, या इंटरेस्ट आया है, कहां से आया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है, जो भी इनकम आती है, आप उसको भी क्या मानोगे? अरे क्योंकि अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं आता तो वो इनकम भी नहीं आती, हाँ या ना बच्चों? तो ये ध्यान में रखना। तो बच्चों आज के लिए अपना डिस्कशन इतना ही रखेंगे अपन। देन विल मीट ऑन मंडे। कोई हाँ प्लीज पूछिए। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे बेटा? अगर कोई बंदा, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी चीज बोल रहा है, जैसे अगर कोई एनआरआई, मैंने एनआरआई का बात नहीं किया, एनआरआई अगर कोई है, अगर एनआरआई डायरेक्टली अपनी जेब से पैसा निकाल के पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, दैट इज नॉट अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। समझना, एनआरआई मतलब कौन? सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। एनआरआई अगर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पैसा लेके इंडिया भेज रहा है, दैट इज प्रोहिबिटेड। बट एनआरआई, अच्छा मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं बीजेपी को चंदा दे सकता हूं, हाँ। मैं इंडिया के बाहर चला गया तो ही मैं बीजेपी को चंदा दे सकता हूं, हाँ या ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यूके गया, यूएस गया, वहां की किसी गवर्नमेंट से, वहां के लोगों से, वहां पे मैं जाके फॉरेन सोर्स से पैसा लूं और उसको पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफर करूं, दैट इज प्रोहिबिटेड। एनआरआई कैन डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज, एनआरआई दे सकता है, बट एनआरआई किसी से, किसी फॉरेन सोर्स से लेके पैसा इंडिया नहीं भेज सकता, ये ध्यान में रखना। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम लोग आगे खैर कवर करने वाले थे, बट एनीवे, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? चलिए, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा कुछ ऑनलाइन डाउट्स भी ले लेता हूं मैं। सो लोकेश इज आस्किंग कि सर हॉस्पिटैलिटी थोड़ी बहुत इन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट वो तो लेंगे? यस लोकेश, वो बिल्कुल लेंगे, और वो मैं कल बताऊंगा कि जब आप हमारे जो प्रधानमंत्री और मंत्री लोग फॉरेन जाते हैं तो उनके डेलीगेशन के साथ बहुत सारे लोग जाते हैं, तो फॉरेन के लोग उनको गिफ्ट देते हैं, रोलेक्स की वॉच देते हैं, तो वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो एग्जम्प्ट है। तो उसके बारे में कल डिस्कशन करूंगा। नहीं, वो प्रोहिबिटेड नहीं है यश। चलो, सो आज के लिए हाँ प्लीज बोलो, चल कुछ पूछ रहा था तो? That we would discuss. सरकार की नजर रहती है, ये बोल रहा है कि फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन मिलता है, क्यों मिलता है तेरे को फॉरेन कंट्रीब्यूशन? इंडिया में
दान सोशल वर्क करने के लिए, तुम उसको स्टॉक मार्केट में लगाओगे हैं? तो सरकार को पता रहता, सरकार की नजर रहती, क्योंकि तू खर्चा बैंक अकाउंट से ही करेगा ना। तो एनजीओ के बैंक अकाउंट से पैसा निकल के स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में जाएगा तो वो तो पता चलेगा ही। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलिए बोलना भाई, पूरा वसूलेगा ना तू? हाँ फुल बोल प्लीज बोल प्लीज बोल। हाँ नहीं, वो फेमा के अंदर आएगा जो आप बोल रहे हो कि कोई इंसान फॉरेन में पैसे कमाता है, उसको जाके इंडिया में बैंक अकाउंट में जमा करता है, तो उसको जो करना है वो कर सकता है। मैं फॉरेन, अगेन तुम लोग समझो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉरेन सोर्स से पैसा इंडिया नहीं आना चाहिए। टिया एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट। एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है बच्चों? छूट, रियायत एक प्रकार की। चलिए ठीक है। सो एनआरआई बिल्कुल दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो आज के लिए मैं विदा लूंगा बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।